हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है? उम्मीद है हमारे सारे बच्चे लगातार प्राप्त होने वाले वीडियोस को अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति चैप्टर में आज लेक्चर नंबर 6 में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनर्जी का रिलेशन निकलवाया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में परिक्रमण करता है तो उसकी एनर्जी होती है कैपिटल E बराबर माइनस mz स्क्वायर की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक, और इसके बाद इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोगों ने वेव नंबर फाइंड किया था, दैट इज तरंग संख्या निकाली थी। राइट, अब देखिए, अगर हमें किसी भी परमाणु की एनर्जी फाइंड करनी है, किसी भी परमाणु में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है, तो फिर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखना पड़ेगा, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक रखना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एच प्राइम कांस्टेंट रखना पड़ेगा और एन इस कक्षा की संख्या जिसमें वो परिक्रमण कर रहा है उसकी नंबर रखनी पड़ेगी। तो इसका कैलकुलेशन बेटा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको काफी बड़ा फंडामेंटल करना पड़ेगा, एक बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो हम इस कैलकुलेशन से बचने का एक उपाय खोजते हैं और इस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी सरल करते हैं, इजी वे में इसको हम लाते हैं। अब इजी वे में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल E इज इक्वल टू माइनस m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। इसमें हम HC का ऊपर मल्टीप्लाई और HC नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी HC का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। तो ये बेटा कैपिटल E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस m e की पावर 4 z स्क्वायर HC अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा, जब h स्क्वायर में h का मल्टीप्लाई करेंगे c n स्क्वायर। अब इस फार्मूले में चूंकि m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c को हम क्या कहते हैं, कैपिटल R, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c को हम लोग कहते हैं रेडबर्ग नियतांक, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो अगर बेटा हम इसकी जगह पर माइनस m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c की जगह पर कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा z स्क्वायर r HC अपॉन n स्क्वायर। इसकी जगह पर R रख देंगे तो z स्क्वायर r HC अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कैपिटल E इज इक्वल टू फॉर H एटम, अगर इसे हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें तो Z की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो माइनस जब यहां 1 हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, RHC अपॉन n स्क्वायर। राइट, तो अब अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है तो कैपिटल E इज इक्वल टू माइनस RHC अपॉन n स्क्वायर रखेंगे। R बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ मीटर वर्ग हो जाती है।
H 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड हो जाएगा। C प्रकाश की चाल 3×10⁸ हो जाएगी और n कक्षा की संख्या जिसमें वो परिक्रमण कर रहा है। अब अगर आप R, H और C के भी मान रख दें और इसको सॉल्व करें तो इसका और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा -13.6/L²। और ये एनर्जी हम लोग सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जूल में आएगी, फिर इसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर निकालेंगे। इज इट राइट? कोई समस्या किसी को? क्लियर है बेटा सबको? नोट करो सारे बच्चे। तो बेटा नोट हो गया सबका। तो इस प्रकार से इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी कक्षा में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करेंगे। सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी। n का मान अगर पहली कक्षा में तो 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा में 2 रखेंगे और तीसरी कक्षा में 3 रखेंगे और आराम से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इज इट राइट? सारे बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? ओके। अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे परमाणुओं के विविध ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम्स। राइट? अब हम जानेंगे परमाणुओं के विविध ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। परमाणुओं के विविध ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एटम्स के क्या होते हैं? इस चीज को बेटा फ्रांक और हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिकों ने डिस्क्राइब किया। दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक फ्रांक और दूसरे थे हर्ट्ज। फ्रांक और हर्ट्ज ने परमाणुओं के विविध ऊर्जा स्तरों की जानकारी दी। ये आपका 1 नंबर का शॉर्ट भी आता है पेपर में, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि परमाणुओं में विविध ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। ये किसके प्रयोग से दर्शाया गया? तो आपको जवाब देना है फ्रांक और हर्ट्ज के प्रयोग से। दूसरा क्वेश्चन आता है फ्रांक और हर्ट्ज का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो आपको जवाब देना है परमाणुओं में विविध ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते क्या है, विविध ऊर्जा स्तर कहते किसको? तो सुनो ध्यान से। जितने भी परमाणु वो केवल कुछ सुनिश्चित ऊर्जा वाले ही ऊर्जा स्तर रखते हैं, अर्थात वे केवल कुछ सुनिश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश फोटॉनों का अवशोषण भी करते हैं और कुछ सुनिश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश फोटॉनों का उत्सर्जन भी करते हैं। अर्थात परमाणु सभी ऊर्जा वाले प्रकाश फोटॉनों का अवशोषण नहीं करते। जिनका इनके पास एनर्जी लेवल होगा जिसे ये अडॉप्ट कर सकते हैं, केवल उन्हीं प्रकाश फोटॉनों की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेंगे। जिनका एनर्जी लेवल इनके पास नहीं है, अगर वो प्रकाश फोटॉन इनके पर गिरेगा तो ये उसकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेंगे। ये बात किसने बताई? फ्रांक और हर्ट्ज ने। तो विविध ऊर्जा का मतलब होता है कि परमाणु कुछ सुनिश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश फोटॉनों का ही अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं, सभी का। क्लियर? इसके लिए फ्रांक और हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, एक प्रयोग भी किया, और वेरी कॉमन, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट था इनका, बहुत ही इजी से। आइए आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए।
इन्होंने क्या किया बेटा, इस प्रकार से एक ट्यूब ले, एक नली ले, और इस ट्यूब के अंदर इन्होंने पारे की वाष्प भरी। इसके अंदर पारे की वाष्प, पारे की वेपर को इसके अंदर भर दिया गया। अब जब पारे की वाष्प इसके अंदर भरी जाएगी तो पारे के परमाणु उसके अंदर मौजूद होंगे। द एटम्स ऑफ मरकरी टू बी प्रेजेंट इन दिस ट्यूब। इसके अंदर पारे के परमाणु मौजूद होंगे और इन्होंने इधर से भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को इस ट्यूब के अंदर प्रवेश कराया। अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को इसके अंदर प्रवेश कराया। अब इन्होंने सबसे पहले जिस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर एंटर किया, इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भेजा, उसकी एनर्जी E बराबर 0 से 4.86 EV के बीच में रखी। यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 से ज्यादा और 4.86 EV से कम। भिन्न भिन्न एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब इस ट्यूब से पास हुए और फिर बाहर निकले, जब ये इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर आया तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फिर से चेक किया कि जितनी एनर्जी हमने इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की थी, क्या उतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है या उस एनर्जी में कोई परिवर्तन हुआ, उस एनर्जी में कोई चेंजमेंट हुआ। ओके, जब इन्होंने इसको देखा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर आए उन सभी के पास वही ऊर्जा थी जिस ऊर्जा को देकर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हुई। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया होगा तो क्या पारे के परमाणुओं से नहीं टकराया होगा? टकराया होगा, लेकिन पारे के किसी भी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन की इस ऊर्जा का अवशोषण नहीं किया। मतलब क्या हुआ कि पारे के परमाणुओं के पास कोई ऐसा एनर्जी लेवल नहीं है जिसकी एनर्जी 0 से ज्यादा और 4.86 से कम। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी वही ऊर्जा लेकर ट्यूब से बाहर आ गया। इज टू बी राइट बेटा। जब दूसरे स्तर पर, तो पहले प्रयोग से हमारा जो निष्कर्ष है वो ये है कि पारे के परमाणुओं के पास 4.86 से कम एनर्जी का कोई लेवल मौजूद नहीं। जब इन्होंने एग्जैक्टली 4.86 EV ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भेजा और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 थी, यानी जो E डैश है उसकी वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो 4.86 EV की गई और वो इलेक्ट्रॉन 4.86 EV से जब इस ट्यूब के अंदर इंसर्ट हुआ तो पारे के किन्हीं परमाणुओं ने उस एनर्जी को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, एज इट इज एब्जॉर्ब कर लिया। जब एज इट इज एब्जॉर्ब कर लिया तो बाहर निकलने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि पारे के परमाणुओं के पास एक 4.86 EV का एनर्जी लेवल पाया जाता है। तो पारे के परमाणुओं के पास जो सबसे पहला एनर्जी लेवल है वो 4.86 EV का होता है, राइट। इसी प्रकार से फिर इन्होंने 4.86 के आगे एनर्जी को और बढ़ाया और उन इलेक्ट्रॉनों को अंदर प्रवेश कराया और इसी तरीके से ये चेक करते गए कि कौन कौन से एनर्जी लेवल पारे के परमाणुओं के पास मौजूद है। तो इन्होंने ये पाया कि फिर इसके बाद पारे के परमाणु के पास 6.67 EV का एक एनर्जी लेवल होता है। फिर इसके बाद इन्होंने पाया
पारे के परमाणुओं के पास एक 8.80 eV का एनर्जी लेवल पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह पता चला कि पारे के परमाणुओं के पास 4.86 eV, 6.67 eV और 8.80 eV या 8.84 eV भी इसको कहीं कहीं पर देखा मिल जाता है। ये सारे एनर्जी लेवल पारे के परमाणुओं के पास आए। चलिए, जब बेटा इन्होंने 8.80 से ऊपर एनर्जी बढ़ाई और इन्होंने जब 10.4 eV एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पास करा और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को अंदर इंसर्ट किया तो बाहर आने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। अगर 5 इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने इंसर्ट कराया तो बाहर आने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। यानी जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए गए उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर आई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रवेश तो इलेक्ट्रॉन कम कराए गए थे लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा कैसे आ गए? अब क्या इसके अंदर घटना हुई? तो जरा उसको ध्यान से सुनिए। जब बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10.4 eV की गई तो पारे के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन जाकर टकराए और उन्होंने उन इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि वे इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो, अर्थात उस परमाणु का आयनन हो गया, परमाणुओं को आयनित कर दिया गया और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। इसलिए पारे के परमाणुओं की जो आयनन ऊर्जा होती है वो 10.4 eV होती है। कितनी होती है? 10.4 eV। अगर हम पारे के परमाणुओं को 10.4 eV एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो पारे के परमाणु आयनित हो जाएंगे, अर्थात उनकी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे थे वे कक्षा से बाहर आ जाएंगे। इस टू बी राइट। तो पारे के परमाणुओं के पास जो एनर्जी लेवल है वो 4.86 eV, 6.67 eV, 8.84 eV, 8.80 eV और एक आयनन ऊर्जा होती है 10.4 eV। तो इस प्रकार से फ्रांक और हर्ट्ज ने अपने इस प्रयोग के द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि परमाणुओं के पास विविध ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। इज इट राइट? नोट करो बच्चों से। तो द एटम्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, इट इज क्लियर। सारे बच्चों को समझ में आया। अब बेटा अगर हम इन सभी ऊर्जा स्तरों को लेकर के इसका एक उत्सर्जन संक्रमण ग्राफ आपको बनाकर दिखाएं, पारे के परमाणुओं के विविध ऊर्जा स्तरों को क्षैतिज रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ये प्रेजेंटेशन किस प्रकार का होगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम पारे के परमाणु की ग्राउंड एनर्जी लेवल में निम्नतम ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा अवस्था वह होती है जिसको हम सामान्य अवस्था कहते हैं या ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जिसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच परमाणुओं के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे न्यूनतम होता है, सबसे मिनिमम होता है। वही अवस्था परमाणु की सामान्य अवस्था कहलाती है या ग्राउंड एनर्जी लेवल कहलाता है। क्लियर? अगर हम ग्राउंड एनर्जी लेवल में पारे के परमाणुओं की एनर्जी कितनी मान लें? 0। किसी भी पदार्थ के सभी परमाणु प्रायः अपनी ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं, सामान्य अवस्था में वे अपनी ग्राउंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो फिर इसके ऊपर ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है और ये आयनिक ऊर्जा अवस्था है। पारे के परमाणु का ये पहला एनर्जी लेवल है 4.86 eV, ये दूसरा है 6.67 eV, ये तीसरा है 8.84 eV और एक आयनिक ऊर्जा अवस्था है 10.4। तो ये कहलाते हैं
ये हमारा कहलाता है निम्न ऊर्जा स्तर। ग्राउंड एनर्जी लेवल, ये कहलाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल, और ये कहलाता है आयनिक ऊर्जा स्तर, आयनिक ऊर्जा स्तर। राइट। अब सभी परमाणु ग्राउंड में होते हैं, जीरो एनर्जी लेवल में होते हैं। अगर उसने 4.86 eV एनर्जी का कोई प्रकाश फोटॉन एब्जॉर्ब किया तो वो अपनी ग्राउंड से उठकर 4.86 eV में चला गया। और अगर उसने 6.67 को एब्जॉर्ब किया तो 6.67 eV ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और अगर उसने 8.80 eV का प्रकाश फोटॉन एब्जॉर्ब किया तो वो 8.80 eV में चला जाएगा। और अगर उसने 10.4 eV का प्रकाश फोटॉन ग्रहण किया तो वो आयनिक ऊर्जा अवस्था में चला जाएगा। क्लियर? तो ये कहलाते हैं पारे के उत्सर्जन संक्रमण, सॉरी अवशोषण संक्रमण। क्या कहलाएंगे? अवशोषण संक्रमण। ये सभी अवशोषण संक्रमण पारे के कहलाते हैं। क्लियर? तो आज का वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सारे बच्चे इसी प्रकार से अपने ऑनलाइन वीडियोस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर